पिछले खंड में हमने भारत पर सिकंदर के आक्रमणों और देश में सीमावर्ती राज्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखा। अम्बी और अभिसार राजाओं की गलतियां, अकेले राजा पोरस द्वारा दिखाया गया साहस और सिकंदर का जोश और जबरदस्त रणनीति हमने देखी। और समय की कमी के कारण हम सिकंदर ने पोरस राजा को अपना राज्य वापस क्यों दिया, इस सवाल पर आकर रुके थे। इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले हम इसका उत्तर ढूंढेंगे। वहीं हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार सिकंदर की सवारी का ये इतिहास, जो पोरस की इस घटना के साथ यही रुकता है, असल में यहीं से तो शुरू होता है। वैसे ही दी ग्रेट अलेक्जेंडर की दिव्यता और अजयता का पर्दा फाड़ने का गौरवशाली इतिहास भी इसी भारत भूमि पर हुआ था। हम यहाँ इसका भी विस्तृत इतिहास देखेंगे, इसलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक ये अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह के गौरवशाली इतिहास को संपूर्ण देखें। सिकंदर राजा पोरस के सिर्फ एक धैर्य भरे जवाब से अभिभूत होकर उसे अपना राज्य वापस देने के लिए वह कोई भावनिक हिंदू राजा तो था नहीं, तो फिर क्यों? पहले इस सवाल का जवाब सिकंदर एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ था। जब उसने पर्शिया के राज्य पर विजय प्राप्त की थी, उस वक्त भी उसने उस साम्राज्य के पराजित सम्राट डेरियस को अपना आधिपत्य स्वीकार कर उसका राज्य फिर से उसे सौंपकर उसी से प्रशासन करवाने की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले ही डेरियस की मृत्यु हो गई। इस तरह जिसका प्रदेश उसके ही हाथों में रखने से नए जीते हुए क्षेत्र की व्यवस्था करने के कठिन परिश्रम नहीं करने पड़ते थे। साथ ही राजा और उस क्षेत्र के लोगों के बीच जो भावनात्मक बंधन होते हैं वह बाधित रहते हैं, इसलिए विद्रोह की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। साथ ही सुव्यवस्था के साथ साम्राज्य विस्तार होने की वजह से तुरंत आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं रहती थी। बाद के इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और अकबर जैसे कुछ सम्राटों द्वारा भी यही सैन्य रणनीति अपनाई गई थी ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी वजह से उनका साम्राज्य विस्तार भी बेहद जलद गति से हुआ ऐसा दिखाई पड़ता है। और अंतिम कारण जिसका पिछले एपिसोड में उल्लेख किया जा चुका है वह यह है कि यद्यपि यूनानी आक्रामक विदेशी थे, फिर भी वे उस समय की विद्या, संगीत और सभ्य जगत से थे। यहाँ कुछ इतिहासकारों का एक और प्रवाद ऐसा है कि इसके विपरीत यह युद्ध राजा पोरस ने ही जीता था। बहुत अधिक संभावना है कि यह सच हो, लेकिन अभी तक ऐतिहासिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और चूंकि यह ऐतिहासिक दस्तावेज जित पक्ष यानी सिकंदर के पक्ष द्वारा ही लिखा गया था, निश्चित रूप से इसका अंत ऐसा है कि उस बड़े दिल वाले राजा सिकंदर ने पोरस को अपना अंकित राजा बनाकर उसे अपने राज्य के साथ ही खुश होकर और भी अधिक प्रदेश दे दिया और वो अजय राजा सिकंदर आगे बढ़ा है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दें कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार भले ही राजा पोरस पराजित प्रतीत होते हों, लेकिन उन्होंने दुश्मन को मातृभूमि में पैर न रखने देने का दृढ़ संकल्प किया और अकेले ही विदेशी दुश्मन का सामना करने छाती ठोक दुश्मन के सामने खड़े हुए और अंत तक बहादुरी से लड़े। इसीलिए वे आज भी भारतीय इतिहास में अमर हो गए हैं। तो हम सभी भारतीयों का भारत माता के इस महान सपूत को शत शत नमन। इसके विपरीत अम्बी और अभिसार जैसे राजाओं को कोई याद नहीं करता, जो एक विदेशी शत्रु से लड़ने से पहले ही उसके सामने झुक गए और फिर अपने ही देशवासियों के विरुद्ध शत्रु को पूर्ण समर्थन दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सत्कीर्ति पाने के लिए देश के प्रति कैसे हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, है ना। पोरस के साथ युद्ध खत्म होने के साथ क्रेटरस को अपने मुख्य शिविर पर रख के अगले क्षेत्रों को जीतने के लिए सिकंदर आगे बढ़ा। सिकंदर ने सोचा कि राजा पोरस पर उसकी शानदार जीत से आसपास के गणराज्यों का साहस अपने आप कम हो जाएगा और वे तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन झेलम से नीचे आने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, रास्ते में सौभूति काट कथई जैसे अधिकांश छोटे और बड़े गणराज्यों ने सिकंदर को अपनी स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़कर रणदेवता के फैसले के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं दिया। यद्यपि सिकंदर विशाल, अनुशासित और शक्तिशाली सेना के बल पर इन असंगठित गणराज्यों को जीतने में सफल रहा, लेकिन फिर भी जीत के बावजूद लगातार युद्ध की स्थिति में रहना कोई आसान बात नहीं और इसीलिए उसके यूनानी सैनिकों के लिए निरंतर लड़ाई का तनाव असहनीय होता जा रहा था। हालांकि सिकंदर का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ था, इसलिए वह आगे बढ़ा और चिनाब के आगे रावी नदी को पार किया और सितंबर 326 में ब्यास नदी के तट पर पहुंच गया। इससे पहले नील, यूफ्रेटिस, टाइग्रिस आदि कई नदियां और उनके तट के उपजाऊ क्षेत्र देखे थे, लेकिन जब उसने पंचनद यानी पंजाब प्रांत को देखा तो उसे लगा कि भगवान की कृपा दृष्टि, सृष्टि की महिमा और मनुष्य की बुद्धिमत्ता की यहाँ सिर्फ बौछार हुई है। लेकिन लोगों ने उसे बताया कि यह सिंधु नदी और पंजाब प्रांत कुछ भी नहीं, गंगा नदी और उसके किनारे इससे भी कहीं अधिक उपजाऊ और सुंदर है। यह सुनकर तो इस विजयिष्णु और महत्वाकांक्षी राजा के मुंह में पानी आ गया और वह प्रदेश हासिल करने के लिए और भी अधिक उत्सुक होकर उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ योधे गणराज्य की सेना सिकंदर की आत्मसमर्पण की चुनौती का धिक्कार करते हुए ब्यास नदी के निचले किनारे पर युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। इस योधे गणराज्य की खासियत यह थी कि यह जीवी गणराज्य में शामिल था।
आयुजीवी या शस्त्रोपजीवी का अर्थ 18 से 21 वर्ष की आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला का हथियार सीखना अनिवार्य था। इसलिए यहाँ के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हथियारों से लैस थी। इसी को विदेशी इतिहासकार ए नेशन इन आर्म्स कहते हैं। आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस योद्धे गणराज्य की सेना की कीर्ति यूनानियों के कानों तक भी पहुंची। इसलिए सिकंदर की सेना, जो पहले से ही भारतीयों के साथ इंच इंच लड़कर थक चुकी थी, उनमें इस शक्तिशाली योद्धे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में प्रवेश करने का साहस नहीं हो रहा था। उनका कहना था, चलो योद्धे से लड़ने और उन्हें हराने के बाद उसके बगल में ही मगध साम्राज्य, जो उस समय भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य जाना जाता था, उनकी सेना है, हमें उनसे भी लड़ना होगा। इन सब विचारों के साथ यूनानी सेना ने अपने आत्मबल को पूरी तरह खो दिया। सिकंदर ने उन्हें मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वे सभी कोशिशें नाकाम रहीं और अंत में उसके पास कोइनास नामक एक वफादार सरदार था, जिसने धैर्यपूर्वक सभी लोगों का कहना सिकंदर के कानों पे डाल दिया। वह सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आया। वह नाराज हो गया, लेकिन वह एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ ही एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था। गुस्से में बिना कोई निर्णय लिए वह अपने डेरे में चला गया। वह 3 दिन तक अपने डेरे से बाहर नहीं निकला, किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन मन ही मन सोच समझकर उसने वापसी का एक अनोखा प्लान बनाया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। देखा दोस्तों, योद्धे गणराज्य का युद्ध विद्या में कुशल एक अच्छी तरह से सुसज्ज समाज का परिणाम यह इसी देश का इतिहास है। और आज जब हमारे इसी देश में इसी तरह की कोई योजना को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो अपने ही कुछ देशवासी इसका बेकार में विरोध कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को क्या कहें। खैर, सिकंदर वापस घूम के चिनाब नदी पर आ गया। वहाँ उसे उसने ग्रीक से मंगवाई 5000 पैदल सेना और 7000 घुड़सवार की एक नई ताजी सेना मिली। शीघ्र ही वह झेलम नदी के तट पर आ गया। वहाँ उसने बहुत सारी नावें तैयार करने का हुक्म दिया। वे न्याकर्स इस दक्ष सरदार की हाथों तले तैयार की गई। 30 चप्पू वाली 80 बड़ी नावें और कुल 2000 छोटी और बड़ी नावें तैयार की गई। उसकी योजना सिंधु नदी से होते हुए अरब सागर तक के आसपास के हिंदुस्तानी क्षेत्रों को जीतते हुए आगे ईरान की खाड़ी के रास्ते ग्रीस वापस लौटने की थी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने आपको चिनाब और झेलम इन नदियों के प्राचीन भारतीय नामों के बारे में बताया था। आज हमारा यही प्रश्न है, चलिए उन नामों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इस योजना के अनुसार अंत में ईसा पूर्व अक्टूबर 326 के दिन सुमुहूर्त पर सिकंदर झेलम नदी के माध्यम से अपनी वापसी यात्रा के लिए रवाना हुआ। उसने झेलम के तट पर अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग नदी के माध्यम से आरमार द्वारा, उसमें वो स्वयं, और दोनों किनारों से सेना के 2 हिस्से, एक क्रेटेरस के तहत और दूसरा ही फेस्टन के तहत जमीन से इस बेड़े के समानांतर आगे बढ़े। यह अनुशासित सैन्य बल 8वें दिन झेलम और चिनाब के संगम पर पहुंच गया। यहाँ कुछ नावें डूब गई। सिकंदर की नाव भी डूबने ही वाली थी, लेकिन भाग्य से बच गई। यहाँ आते आते भी उसने आसपास के क्षेत्र में छोटे और खंडित अलग अलग राज्यों से लड़ते हुए और उन्हें हराते हुए बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भी वह छोटे बड़े राज्यों और गणपदों से लड़ते और जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। उनमें से अब तक की भारतीयों की विभाजन की प्रवृत्ति को तोड़कर मालवा और शूद्र गणराज्यों के एक साथ आकर दिए गए सफल संघर्ष के बारे में, जो आज भी हमारे लिए बड़ा गौरवशाली होते हुए भी अपरिचित इतिहास है, इसलिए थोड़ा और गहराई से इसे समझना अनिवार्य है, क्योंकि इसी लड़ाई में भारतीयों ने ही यूनानियों सहित पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि सिकंदर कोई दैवी व्यक्ति नहीं बल्कि एक साधारण इंसान ही था। तो यह है इस युद्ध का इतिहास। मालवा और शूद्रक 2 संपन्न शूर, लोकतांत्रिक और अत्यंत स्वाभिमानी गणराज्य थे, जो सिंधु के तट पर स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। इन गणों में कभी कभी दुश्मनी भी आ जाती थी, लेकिन अब जैसे ही सिकंदर की शक्तिशाली नौसेना सिंधु नदी से अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हुए रास्ते के हर एक रियासत को काटते हुए आगे बढ़ने लगी, तब इन दोनों गणराज्यों ने स्वतंत्र रूप से लड़ने के बजाय एक साथ आकर लड़ने का सर्वोत्तम फैसला किया। वह इसलिए ताकि उस गलती को ठीक किया जा सके जो अन्य राज्य या गणराज्य अकेले लड़कर खुद का और वैकल्पिक रूप से सभी का विनाश कर रहे थे। इन दोनों गणराज्यों ने न केवल अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला दिया, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन को भी एक करने के लिए एक दूसरे को 1000 कन्याएं देकर सामूहिक विवाह समारोह भी किया। आइए अब इस उत्कृष्ट निर्णय के सर्वोत्तम परिणामों को ध्यान से समझे। बाद में जब ग्रीक सेना और इन गणराज्यों की संयुक्त सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ, सिकंदर ने इस गणराज्य के एक महत्वपूर्ण नगर को घेर लिया। इतिहास उस नगर का सही नाम नहीं जानता, लेकिन यह राजधानी या उतना ही महत्वपूर्ण शहर जरूर रहा होगा। उस नगर के जी जान लगाकर लड़ाई खेलने की वजह से यूनानी सेना की घेराबंदी विलंबित होने लगी।
तामसी वृत्ति के सिकंदर ने अपने सैनिकों को तटबंदी पे सीढ़ियां लगाकर सीधे दुश्मन के तट पर चढ़कर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन यूनानी सेना अब सिकंदर की राज्य तृष्णा की इच्छा के लिए आक्रामक नीति अपनाकर लगातार लड़ाइयां लड़कर बुरी तरह थक चुकी थी और इन शक्तिशाली मालवों और क्षुद्रकों के साथ युद्ध के कारण तो ग्रीक सेना की सहन शक्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसलिए सिकंदर के प्रति सेना में असंतोष फैल गया और इस तरह के साहसिक कार्य को करने से हिचकिचाते हुए उन्होंने खुले तौर पर उसकी अवज्ञा की। ये सब असहनीय होकर उनका पराक्रमी और वीर सेनापति सिकंदर स्वयं ही सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अपने दैवी सम्राट के अदम्य साहस से भरे उस कृति को देखकर उसकी सेना उत्तेजित हो गई और वे भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। सिकंदर के पीछे उसकी सेना ने भी तट से अंदर छलांग मारी और भारतीय सेना और यूनानी सेना के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। लेकिन तभी अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस युद्ध का रंग ही बदल डाला। उस एक चौंकाने वाली घटना में यूनानी सेना के साथ ही पूरी दुनिया को ऐसे कौन से सत्य का साक्षात्कार हुआ। इन सवालों के जवाब पाने के लिए अगले भाग को देखना न भूलें और इसके नोटिफिकेशंस को समय पर पाने के लिए अपने इस गुना और हम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर बेल बटन पे ऑल ऑप्शन सेट करना न भूलें। साथ ही हम आप सभी से नम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि ऐसा ये गौरवपूर्ण इतिहास अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कर इस तरह के गहराई से समझाए गए इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुँचाकर हमारे इस पवित्र काम में अपना भी योगदान जरूर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम।